गोरखपुर मंडल के अधिकांश महत्वपूर्ण इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त वो गोरखपुर शहर में मौजूद हैं। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। आप बताइए कि जहां छठवां चरण, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या माहौल चल रहा है राजनीतिक रूप से उधर? देखिए, ये तो योगी की नगरी है और भगवा रंग में रंगी है। गोरखपुर योगी का गढ़ है। कई बार वो सांसद बने, अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी यहाँ पर पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदलेगी। लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का खाता गोरखपुर में खुलेगा। 9 सीटों में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, 3 सीटों पर भी जीत सकती है। आप ये देखिए कि अब ये चुनाव थोड़ा मारपीट की ओर भी जा रहा है। अभी देखिए, कुंडा में बवाल हुआ, अब फाजिल नगर में आज स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पे उनके साथियों पर हमला हुआ। इस समय पूरी प्रशासनिक मशीनरी चुनाव आयोग के हाथ में है। वो जैसा चाहे वो उसका इस्तेमाल करे। और इस तरह की घटनाएं जो शुरू हुई हैं वो दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। आप देखिए कि राणा साहब जो शामली वाले मंत्री थे, उन्होंने 40 बूथों पर पुनर्मतदान की मांग की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ आने पर शाहजहांपुर में एक मर्डर हुआ, कुंडा में बवाल हुआ, अब आज इधर गोरखपुर मंडल में हुआ। ये कुछ माहौल बदल रहा है। लेकिन देखिए ब्रजेश जी, यहाँ पर रैली में भीड़ जो जा रही है उस पर न जाइए। 400 रुपया आदमी का भोजन और 300 रुपया औरत और खाना, ये रैली में जाती है। ये अपना वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये रेट है, कोई ले जाए, चाहे सपा वाले ले जाए, चाहे भाजपा वाले ले जाए। भाई, हमारा देश भूखे लोगों का देश रहा, गरीबों का खाना के लिए बुला लो, सुबह साथ भी बैठा रहे, चाहे रात में खाना दो। इतना खलिहर है। नौजवान, रोजगार, ये सब मुद्दा चर्चा होती है। कहीं नुकसान आएगा, पूरा खेत चट डालत बा, रात भर घर में भैया सोए नहीं पाई थन, महुआ खेते में रखाई थे। और अच्छा, आप तो गांव में भी घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। मुझे यह दिलचस्पी नहीं है कि नेता क्या कह रहे हैं। मुझे आप बताइए बीरेन जी, और दर्शकों को बताइए जनता क्या कह रही है, उनके मुद्दे क्या हैं? देखिए, जनता या तो योगी के साथ है, मोदी के साथ है, या तो उनके खिलाफ है। लेकिन इस चुनाव में ब्रजेश जी, एक चीज से आप इनकार नहीं कर सकते कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से समा बांधा है, उन्होंने कांग्रेस के 400 सीटों पर लड़ाकर जो एक आधार तैयार किया है, वो 2024 के चुनाव में एक नया समीकरण बनाएगा, एक नया परिवर्तन दिखाई पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सियासत में। एक मिथक भी है कि कांग्रेस का नेतृत्व जब जब कोई महिला करती है तब तब कांग्रेस चमत्कार करती है। तो प्रियंका गांधी के इस संघर्ष से, इस प्रचार से शायद कांग्रेस के दिन बहुरने के लोग आपकी बातों से कुछ ऊर्जा उमा शंकर को मिल गई है। देखिए, ये मेरे मित्रों ने बात मुझे कई बार कहे, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। हम आप बैठकर यहाँ पूरे प्रदेश और देश का हिसाब किताब लगा सकते हैं जी, लेकिन जो ऊपर वाला है उसने सबका हिसाब किताब फिक्स कर रखा है। उसने सबको भेजा खाली हाथ है और ले भी जाएगा खाली हाथ। ये जो सत्ता की ताकत है जिसको पाने के लिए लोग छटपटा रहे हैं, ये सब जो कहते हैं ना कि वक्त का हर से गुलाम है, तो सबका अपना अपना वक्त चल रहा है। जो सरकार में 70 साल अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं जिस इलाके में आप भ्रमण कर रहे हैं? बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है वहां पे? देखिए, 2017 वाली लहर तो है नहीं कि नोटबंदी के बाद भी मोदी की आंधी में सब उड़ जाए। और जिस तरह से चुनौती मिल रही है संपूर्ण विपक्ष में, अगर मायावती को छोड़ दिया जाए तो अखिलेश यादव संपूर्ण विपक्ष में एक तरह से कहा जाए कि एक बड़े लीडर हैं। और अभी वो ममता बनर्जी 3 तारीख को आ रही बनारस में, और वो अपने सारे सहयोगी दलों की एक रैली करने जा रहे हैं बनारस में, जिसमें राजभर भी होंगे, जयंत चौधरी भी होंगे। ये लड़ाई एकदम सीधी है। कहीं कहीं बसपा है, कुछ जगह पे कांग्रेस भी जीत जाएगी,
लेकिन अधिकांश जगहों पर उत्तर प्रदेश में भाजपा बनाम सपा की लड़ाई है। नौजवान वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो सरकार से नाराज है। लेकिन जो अच्छा, रामदत्त परंपरागत त्रिपाठी वोट जी बैंक ने है, एक जो बात लाभार्थी महत्वपूर्ण वोट बैंक कही, है, आप चूंकि फील्ड में हैं तो उसको तस्दीक करिए। इनका कहना है कि किसान, नौजवान और मुसलमान ये बीजेपी की समस्या हैं। बिल्कुल उसके साथ साथ हिंदू मुसलमान भी हैं और ये गाय जानवर ये सब भी हैं। जी देखिए, मुसलमान जो दिखता है इस पूरे चुनाव में कि जो बिहार में वो चूका था, उसने जो बंगाल में वोटिंग की, उस तरह से वो बीजेपी से नाराज है, यहाँ बीजेपी के खिलाफ एकजुट है और वो लगातार वोट करता आ रहा है, क्योंकि उनके पोलिंग सेंटरों पर खूब भीड़ लगती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो ये साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी योगी सरकार झेल रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के जो अगुआ हैं, नेता हैं, योगी आदित्यनाथ, ये कितना मिलकर चमत्कार करेंगे ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन वीरेंद्र जी। बीजेपी एक कठिन दौर में है और बीजेपी अपना पुराना इतिहास, वो तो कह रही कोनो तरह से बहुमत आ जाए, 325 को तो मार छोड़ो, 204, 5, 10, 20 तो आ जाए, वो इस स्तर पर भी आ गए हैं। जी अब वीरेंद्र ये जी, तो कंक्लूड जनता करें। तय करेगी। जी देखिए, हम लोग कोरोना काल की बात करते हैं, अब ये जनता भूल गई। वो कहा था कि जिसके घर में मरा वो जाने, वोट तो मोदी और योगी को दिया जाएगा क्योंकि भाई हिंदुत्व की बात है। इस तरह की लोग बात करते हैं और एक वर्ग इतना बड़ा है जो अखिलेश यादव के आगे बीजेपी के हर कार्यक्रम में नेताओं से टकराने को तैयार है। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है और उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियां सरकार बनाएंगी, या तो बीजेपी बनाएगी या अखिलेश यादव बनाएंगे। जी बात आती है कि हम जिस समाज में, वहाँ एक और चर्चा होनी चाहिए शिक्षा पर, लोगों की परेशानियों पर, अस्पताल पर, दवाई पर। ये सब गौड़ हो गए, खाली हिंदुत्व और जातिवाद हावी है और जाति के समीकरण में अखिलेश यादव बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। बहरहाल जो लोग सत्ता में हैं उनके पास संसाधन है, ताकत है और उनको अहंकार भी हो जाता है। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि खुदा किसी को ऐसी खुदाई न दे जिसको अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, और खतावार समझेगी दुनिया तुम्हें अब इतनी ज़्यादा तू सफाई न दे, और गुलामी की को बरकत समझने लगे असीरों को ऐसी रिहाई न दे। और खुदा एक ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने और दिखाई न दे। सुन लिया उमा शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी।